Hi, today is quiz number 15 for Civil Services Examination Prelims 2021, 10th of October. पॉलिटी पहला सेक्शन है. पॉलिटी का पहला सवाल है. द 42nd Amendment Act of 1976 transferred which of the following subjects to concurrent list from state list? Education, protection of wild animals and birds, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इसमें से करेक्ट कोड क्या है? ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. और फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो 3 लिस्ट होती है शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट. इनके सब्जेक्ट्स चेंज हुए थे 42nd में. तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो 42nd अमेंडमेंट में स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में गया? मतलब अब इस पे कॉन्करेंट मतलब यूनियन भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है. तो जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन जैसे राज्य स्तर के कॉलेज भी होते हैं, राज्य स्तर की एजुकेशन भी होती है, यूनियन भी होती है, तो ये जरूर कॉन्करेंट होना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स स्टेट लेवल पे भी है, फिर यूनियन भी है, कॉन्करेंट. इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये भी कॉन्करेंट है. इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग स्टेट लेवल पे एंड यूनियन लेवल पे, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दिस इज ऑल्सो इन कॉन्करेंट लिस्ट. बट यहाँ पूछा गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या ट्रांसफर हुआ था? सो ट्रांसफर जो हुआ था ना, वो थर्ड नहीं है, वो केवल है 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर हुए थे. 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर हुए थे फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट. एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ये 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर हुए थे कॉन्करेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में. सो द राइट ऑप्शन इज सी. ओके, नेक्स्ट. Consider the following statements, important parts of the Constitution and the subject they deal with. Constitution है, ये parts में divide है और हर part एक particular subject को deal करता है. तो part 4 क्या fundamental right है? Part 4 क्या fundamental rights है? Second, part 5 क्या states है? Part 11 क्या relation between the union and the states है? So you have to tell correct answer code क्या है. सी, हमको पता है पार्ट 1 में यूनियन दिया हुआ है, पार्ट 2 में दिया हुआ है सिटीजनशिप, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, तो ये तो गलत हो गया. पार्ट 4 तो डीपीएसपी होता है. पार्ट 5 में आता है यूनियन, आर्टिकल 52 से यूनियन चालू हो जाता है, तो स्टेट्स नहीं है. स्टेट्स तो पार्ट 6 में है. जो पार्ट 11 है वो बताता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. 11 11 मतलब 1 और 1, 1 और 1 11, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो ये याद रखना है, यूनियन एंड द स्टेट्स बताता है पार्ट 11. ये गलत है, ये भी गलत है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, 3 ओनली. ये गलत, ये गलत, दिस इज ओनली ट्रू. ऑल राइट, नेक्स्ट. Which of the following are the grounds on which central government can regulate the supply of certain food items as per Essential Commodities Amendment Act 2020? ये जो ECA है 1955 का था. इसमें 2020 में अमेंडमेंट हुआ. सेल्फ रिलायंट इंडिया जब आया था तब रिफॉर्म्स भी हुए थे और दिस रिलीफ भी था. तो ये रिफॉर्म था, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, बिकॉज कोविड-19 क्राइसिस एट्सेट्रा. तो यहाँ गवर्नमेंट किन सब चीज़ों को, फूड आइटम्स को रेगुलेट कर सकती है अंडर विच ऑल सिनेरियोज? वॉर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, नेचुरल कैलामिटी ऑफ ग्रेव नेचर. अब अगर अपन लॉजिकल देखें ना, तो ये चीज़ों को गलत करना बहुत मुश्किल है. वॉर है तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, तो ईसीए लगेगा. बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है तब भी ईसीए लगेगा. नेचुरल कैलामिटी ऑफ ग्रेव नेचर है तब भी ईसीए लगेगा. तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में गवर्नमेंट प्राइस, सप्लाई एटसेट्रा जो है उसको अपने अंदर रेगुलेट करने लग जाती है. मार्केट में फ्री रन नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने लग जाती है फॉर बिगर पब्लिक गुड. सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑल राइट, नेक्स्ट.
द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स बोथ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। तो राज्यसभा में स्टेट्स तो आते ही हैं, इंडिया के 28 स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरीज भी आती है क्या इंडियन यूनियन की। The representatives of states in the Rajya Sabha are elected by the member of state legislative assemblies and council। मतलब ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उस पर्टिकुलर राज्य की जो है वहां से वो इलेक्ट होके आएंगे। तो आपको बताना है इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बिकॉज राज्यसभा में स्टेट्स भी होते हैं और यूनियन टेरिटरी भी होती है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में वहाँ की विधानसभा भी है, पुडुचेरी भी है, तो वहां से भी राज्यसभा मेंबर आएगा, यूनियन टेरिटरी होता है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली तक तो ठीक था, बट जब काउंसिल आया तो ये गलत हो गया। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए। राइट ऑप्शन इज दिस एलए। विधान परिषद से नहीं होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस विधानसभा। सो दिस इज ए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इनको चुनाव फर्दर करते हैं, तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A person shall not be a citizen of India if he/she has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, आप अमेरिका जाते हो, यूएसए का सिटीजन बन जाते हो, तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। अ पर्सन शेल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो वॉलेंटरी दूसरे किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले सकता है। हमारे यहाँ डबल नहीं है सिटीजनशिप। Equal pay for equal work for men and women is one of the element feature of fundamental rights। मतलब जिसने जितना काम किया उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए। इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट कमिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें स्टेट कमिटी जो थी, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जितने स्टेट्स हैं उनसे नेगोशिएट वगैरह करना, इसको क्या जवाहरलाल नेहरू जी चेयर कर रहे थे। सो दीज आर थ्री स्टेटमेंट्स। करेक्ट क्या होगा यहाँ पे? पहला जो स्टेटमेंट है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, तो ये जो लाइन है ना, ये तो डीपीएसपी है, दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट, तो दिस इज रॉन्ग। जो थर्ड है उसमें अक्सर हमको कंफ्यूजन होता है कि जब स्टेट से रिलेटेड बात है तो क्या यहाँ वल्लभ भाई पटेल जी थे? नो। जो असेंबली थी स्टेट कमिटी की नेगोशिएटिंग विद स्टेट, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने चेयर किया था। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए, 1 and 3 ओनली। सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी। ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये काफ़ी हाई यील्डिंग है। आप इसके विकी पेज पे एक बार जाना, जैसे ये इसकी सील थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मैं इसका पीडीएफ भी अभी शेयर कर दूंगा बना के। तो यहाँ बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमिटीज थी, उनको हेड किसने किया, पर्पस क्या था। जैसे ड्राफ्टिंग कमिटी के अंबेडकर साहब थे, है ना। स्टेट कमिटी के जवाहरलाल नेहरू जी थे, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। ओके, तो इसको एक बार गो थ्रू करिएगा। सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी। अब जो नेक्स्ट है वो ज्योग्राफी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर देयर बॉर्डर विद नेपाल। इंडिया और इंडिया के नेबर्स, बाउंड्री कौन से राज्य शेयर कर रहे हैं, कितनी बाउंड्री शेयर कर रही है, ये सब टिप्स पे याद होना चाहिए। 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर देयर बॉर्डर विद नेपाल। सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल अवॉर्ड ईच अदर्स आर्मी चीफ विद द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल। मतलब इंडिया के जो आर्मी चीफ है वो नेपाल आर्मी के भी ऑनररी जनरल है। तो ऐसा हम दिस ऑनररी रैंक देते हैं, इंडिया नेपाल को देता है, नेपाल इंडिया आर्मी चीफ को ऑनररी रैंक ऑफ जनरल। यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। सी, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ऐसे ऑनररी रैंक ऑफ जनरल देने का ट्रेडिशन काफी टाइम से चल रहा है। सूर्य किरण जो है ये डेफिनेटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल की, बट ये 6 राज्य नहीं है। दीज आर नॉट 6 स्टेट्स, इसका नंबर गलत है। ये जो स्टेट्स हैं वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस इज नॉट 6, दिस इज 5। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द राइट ऑप्शन इज 2 and 3। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। All right. Next, Iran is bordered by
कैस्पियन सी इन नॉर्थ एंड पर्शियन गल्फ इन साउथ। तो जो ईरान है, अगेन ईरान P5+1 मीटिंग न्यूक्लियर डील, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल एशिया मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईरान कैस्पियन सी नॉर्थ में है और गल्फ है पर्शियन गल्फ साउथ में। इज इट ट्रू? चाबहार पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के लिए, क्या वो गल्फ ऑफ ओमान में है या गल्फ ऑफ पर्शिया में है? आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा कि जो चाबहार पोर्ट है ये पहले है, तो पहले गल्फ ऑफ ओमान आती है फिर गल्फ ऑफ पर्शिया आती है। तो चाबहार इज इन गल्फ ऑफ ओमान और ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन है और साउथ में है दिस पर्शियन गल्फ। सो द राइट ऑप्शन इज बोथ। ओके, लुक एट दिस मैप। ये ईरान का मैप है। तो ये जो है ना, दिस इज कैस्पियन सी, ये ऊपर कैस्पियन सी है, यह एल्बुर्ज माउंटेन है और नीचे जैग्रोज माउंटेन है। ये दोनों ईरान में है, एल्बुर्ज एंड जैग्रोज। और ये है पर्शियन गल्फ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और फिर ये यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। चाबार पोर्ट हम यहाँ कहीं बना रहे हैं। दश्ते लूट यहाँ पे दिस रेगिस्तान है। ओके, सो दिस इज ईरान, दश्ते कावेर एंड दश्ते लूट। ईरान इज इंपॉर्टेंट। Now look at this. Next question. 8. The energy pyramid of an ecosystem is always upright and narrows to the top. Ecosystem energy का पिरामिड क्या होता है? एक स्टेप से दूसरे एचलियन में ऐसे ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, मास का, एटसेट्रा, नंबर्स का। तो ये पिरामिड बनता है, पिरामिड ऑफ नंबर हुए, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या हमेशा अपराइट होगा? मतलब ऐसा होगा। एंड नैरो टू द टॉप, इज इट ट्रू? Biomass in the upper trophic level is generally very high as compared to the lower trophic level. ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है तो बायोमास वहां पे बढ़ता जाएगा। इज इट ट्रू? और यहाँ एक और वर्ड लिखा था वेरी हाई। ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो यूजुअली बड़े एक्सट्रीम हो जाते हैं, ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बायोमास अपर ट्रॉफिक लेवल में वेरी हाई नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। और एनर्जी पिरामिड, बायोमास का पिरामिड होता है, नंबर्स का पिरामिड होता है, बट जो एनर्जी पिरामिड होता है ना, ये हमेशा अपराइट होता है, इन्वर्टेड कभी भी नहीं होगा। एनर्जी हमेशा यूनि ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, दिस इज ऑलवेज अपराइट। सो द राइट आंसर हियर इज ए। और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी लॉस भी होता है। तो ये एनर्जी पिरामिड है, प्राइमरी, फिर कंज्यूमर, कंज्यूमर। तो ऐसे करके एनर्जी जैसे 100% थी, फिर 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे गई, फिर 1%, बाकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये एनर्जी का पिरामिड है, ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सो दिस इज एनर्जी पिरामिड। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए। ये गलत है, वेरी हाई नहीं होगा जबकि कम होगा, ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट ये कहाँ पे होता है? मेडिटेरेनियन सी में, नीचे अफ्रीका, ऊपर यूरोप। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओनली दोज कंट्रीज बॉर्डरिंग मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी है तो यहाँ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होगा। दे हैव थिक barks and wax coated leaves which help them reduce transpiration. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाटर लॉस होता है बाय दीज प्लांट्स। तो इनकी बार्क थिक होती है, वैक्स कोटेड भी होती है, ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाए, ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो। बिकॉज यहाँ पे थोड़ी ड्रायर कंडीशंस भी होती है, विंटर रेन्स होती है मेडिटेरेनियन में, बिकॉज शिफ्ट होता है। जैसे मानसून में तो रिवर्सल ऑफ विंड्स हो रहा है, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ दिस विंड्स होता है। सो इसलिए यहाँ पे विंटर रेन्स होती है और थोड़ा सनी, दिस ड्रायर कंडीशंस होती है, तो ट्रांसपिरेशन को कम करना जरूरी है। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट को ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। फ्रूट कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, सिट्रस फ्रूट्स। तो इज इट ट्रू? अब देखिए, ये जो थर्ड है ना, इसको आप गलत नहीं कर सकते। यहाँ फ्रूट कल्टीवेशन बहुत है, ग्रेप्स, वाइन एटसेट्रा, सारे फ्रूट्स यहाँ पे मिलते हैं, तो दिस इज ट्रू। ये भी ट्रू है, यहाँ वेजिटेटिव एडेप्टेशन हुआ है ताकि वो रिड्यूस कर पाए ट्रांसपिरेशन को, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट जो यहाँ लिखा है ना मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ये डिपेंड करता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है केवल मेडिटेरेनियन सी पे, इवन कैलिफोर्निया में भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। तो दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस मेडिटेरेनियन सी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, सी 2 and 3। ये गलत है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। ऑल राइट। 10th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सी फ्लोर। सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी पढ़ी है हमने। सी फ्लोर, नई प्लेट बन रही है, फिर सबडक्शन हो रहा है, सी फ्लोर थ्योरी। वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन अलोंग द मिड ओशियनिक रिज। जैसे ये अटलांटिक ओशन है, ये यहाँ पे ऐसे सी फ्लोर है,
यहाँ पर जहाँ पे बन रहा है नई प्लेट, यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होंगे। द एज ऑफ रॉक्स डिक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। तो मतलब यहाँ से अपन जब कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगे तो ऐसे क्या कन्वेयर बेल्ट की तरह चल रहा है, तो इधर आएंगे तो क्या एज ऑफ रॉक, अगर अपन दूर जा रहे हैं क्रेस्ट से तो वो डिक्रीज होगी एज ऑफ द रॉक। ओशन रॉक, ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। तो जो कॉन्टिनेंट्स की रॉक है, कॉन्टिनेंट्स की रॉक है और ओशन की रॉक है, तो ओशन की रॉक यंगर होती है देन कॉन्टिनेंटल रॉक। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला जो स्टेटमेंट है ना, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। मिड ओशनिक रिज में क्या होता है, ऐसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, नई प्लेट्स बन रही है, अंदर से वॉल्केनो निकल रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा, लावा ऐसे बाहर आ रहा है, मैग्मा लावा। तो दिस इज ट्रू। सेकंड जो है ना, ये डिक्रीज नहीं होता है। नई रॉक यहाँ पे बनी, अब जैसे जैसे वो क्रेस्ट से दूर जा रही है, यहाँ नई आती जा रही है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज नहीं। इसकी एज ज्यादा है, इसकी एज कम है। जो क्रेस्ट के पास है उसकी एज कम है, जो दूर जा रहा है उसकी एज ज्यादा है। फिर एक टाइम आएगा जब होगा वो कॉन्टिनेंट के पास और सबडक्शन होगा और ये प्लेट डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। तो इसीलिए जो ओशन प्लेट्स हैं, रॉक्स हैं, उनका ज़्यादा एज नहीं होता, बिकॉज उनका कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, फिर वो कन्वेयर बेल्ट की तरह फिर बाहर आएगी, ऐसे साइकिल चल रहा है, तो इनकी एज कम है। तो दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी। ये ट्रू है और ये ट्रू है, ये गलत है, ये इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज। सो दिस कंप्लीट्स ज्योग्राफी। Which of the following city has been included in the UNESCO World Heritage Sites list? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो कौन सी सिटीज इसमें अभी इंक्लूड किया गया है? ग्वालियर, ओरछा, मसूरी। मसूरी पसंद है बट जरूरी नहीं कि हम बायस हो जाएं और उसको यहाँ पे टिक कर दें। मसूरी इज नॉट देयर इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, द आंसर इज ग्वालियर एंड ओरछा ओनली। सो द राइट ऑप्शन इज ए, ग्वालियर एंड ओरछा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज। ऑल राइट, नेक्स्ट। ये बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, इंडिया के पहले राष्ट्रपति। He was elected as the president of the Constituent Assembly in 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले ही बन गई थी हमारी, 47 देश के आज़ाद होने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना इसका काम था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को उसका प्रेसिडेंट बनाया। He became president of Indian National Congress following the resignation of सुभाष चंद्र बोस जी in 1939. 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के डिफरेंसेस हो रहे थे कांग्रेस पार्टी, तो वो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद क्या, राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, ये दोनों के दोनों ट्रू है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये ट्रू है 46 में और ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के प्रेसिडेंट बने हैं। ही इज द ओनली पर्सन जो ट्वाइस इंडिया का प्रेसिडेंट बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी। अब ये कुछ इवेंट्स हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो हिस्ट्री मतलब 1947 नहीं, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है जो 2021 तक चलेगी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आई के गुजराल बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर वेंकटरमन बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, assassination of Prime Minister Indira Gandhi जी। Select the correct answer using the code given below। अब इसमें ना जल्दबाजी में गलती हो जाती है, 1 2 3 2 1 3। तो अगर इसमें आपको टाइम फ्रेम भी पता है ना, तो यहाँ लिख लेना चाहिए। जैसे आई के गुजराल जी तो बहुत बाद में आए थे, 1997 अराउंड आए थे। वेंकट रमन जी 1992 में प्रेसिडेंट बने थे। असैसिनेशन हुआ था 1984 में। अब बस इसको अरेंज कर दीजिए। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी। ये पहले हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, 3 2 1। ओके, 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म? जो अभी राष्ट्रवाद बोलते हैं ना, राष्ट्रीयता, आज का जो जमाना है, वर्ड है, वो नेशनलिज्म पे डिपेंड करता है। हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है और वो उसकी नेशनैलिटी है जो उस कंट्री में रहता है, नेशनैलिटी। तो ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में जो थिंकर्स थे, मॉन्टेस्क्यू क्यू हुआ, इन लोगों ने क्या किया, नेशनलिस्टिक टेंडेंसी बताया कि मतलब व्हाट इज अ स्टेट। तो दिस इज ट्रू। इंडियन रेनासांस हुआ, हमारे यहाँ एक टाइम आया था, डार्क फेज आ रहा था, फिर हमने नेशनलिस्टिक टेंडेंसी हुआ कि दिस इज इंडिया, दिस इज अवर होम कंट्री, दिस इज मेनलैंड, दिस इज इंडिया। तो इंडियन रेनासांस भी ट्रू है। ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया।
ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स जो थे वो कई मामलों में बहुत बेटर थे, लाइक गवर्नेंस में, नेशन में। तो ये जो नेशन अप्रोच है, ब्रिटिशर्स फॉरेन पावर इंडिया में रूल कर रहा है, तो इससे हमारे यहाँ क्या हुआ, दिस नेशनलिस्टिक टेंडेंसी आई, और ये अगेन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म में हेल्प किया। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज इन इंडिया, अगेन इससे एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन भी था कि फॉरेन कंट्री आके हमें ऐसे डिक्टेट कर रही है। तो ये भी एक रीजन है जिससे मॉडर्न नेशनलिज्म बना। तो ये चारों के चारों ट्रू है। द राइट आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4, मॉडर्न नेशनलिज्म। इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ सवाल आना चाहिए, बिकॉज जो नेशनलिज्म वर्ड है ना, इस पे बड़ा डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है कि नेशनलिज्म क्या होता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म क्या होता है, लाइक दैट। ये है वेलबी कमीशन, सेटअप हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, कंसर्न्ड एन इंक्वायरी इनटू द। तो किस चीज की इंक्वायरी के लिए वेलबी कमीशन बनाया था ब्रिटिश इंडिया में, वेलबी कमीशन। ये इंक्वायरी थी एजुकेशन रिफॉर्म इंडियन यूनिवर्सिटीज की, एट्रोसिटीज जो हुई जलियांवाला बाग मैसाकर में, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई, या ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू। अब जैसे ब्रिटिशर्स थे ना, ये क्या करते थे, ड्रेन करते थे, इंडिया से पैसा जाता था गंगा से और जाता था थेम्स में, ड्रेन होता था। इस बात को बताया इस बात को बताया ग्रैंड ओल्ड मैन ने अपनी बुक में, दादा भाई नौरोजी ने, ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया। तो इसके लिए वेलबी कमीशन बना, डी, ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू के लिए। ये जो कमीशन होगा वो बताएगा जैसे ब्रिटिशर्स की सैलरीज, सेविंग्स, पेंशंस, पेमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया, उनका मेंटेनेंस, और जो प्रॉफिट हो रहा है ब्रिटिश कंपनी को, ये सब इंडिया से निकल के जा रहा था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, और इंडिया डिप्राइव हो रहा था। तो दिस इज ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू। सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री। नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स। Consider the following statements regarding the Purchasing Managers Index PMI। थ्रूआउट ईयर ये न्यूज में रहा है, कोविड और इकोनॉमिक क्राइसिस, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। It projects market conditions as viewed by purchasing managers are expanding, staying the same or contracting। तो क्या होता है, जैसे कंपनी होती है, कंपनीज में परचेजिंग मैनेजर होता है। अगर कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रही है, रॉ मटेरियल ले रही है, तो परचेजिंग मैनेजर्स जो हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है। तो ये इंडेक्स उन सब परचेजिंग मैनेजर्स का व्यू पॉइंट को देखता है, मार्केट कंडीशन, बिकॉज ये रियलिटी बताते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कि एक्सपैंड है, सेम है, या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दिस इज परचेजिंग मैनेजर्स का एक इंडेक्स बना दिया डिफरेंट इंडस्ट्रीज के। ये एनएसओ पब्लिश करता है, तो ये तो बिल्कुल बोगस है, एनएसओ नहीं करता है, इसे आईएचएस मार्केट करता है। और ये जो स्टेटमेंट में ट्रू है, 50 के ऊपर होता है अगर पीएमआई, तो 50 के ऊपर है, प्लस है, तो मतलब एक्सपेंशन, 50 के कम है मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए, वन ओनली, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सब डेफिनेशन टिप्स पे पता होनी चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो जीडीपी में क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड हो सकता है। अब देखिए, जो एनआरआई है, जीडीपी की एक डेफिनेशन होती है कंट्री की बाउंड्री में। तो एनआरआई जो भी एक्टिविटी करेंगे वो कंट्री के बाहर है, तो वो एनआरआई का जो एक्टिविटी है वो जीएनपी में तो आ सकता है, नेशनल प्रोडक्ट में, बट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं आएगा। तो दिस इज रॉन्ग। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में, मेड इन इंडिया हुआ है, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक्टिविटीज हुई फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में, वो जरूर इसमें काउंट होगा। सो द राइट ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन इज बी। ये गलत है और ये ट्रू है। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग मे लीड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, कीमतों में बढ़ोतरी, फेवरेट टॉपिक है, सवाल आना चाहिए। इन्फ्लेशन, रिडक्शन इन द टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इवन एज मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन दो चीज डिसाइड करती है, सप्लाई और डिमांड। डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों के पास पैसा आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई मतलब आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स है इकोनॉमी में, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी कीमत कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इन्फ्लेशन तब होता है जब अंडर सप्लाई है, जैसे चिप का शॉर्टेज हो रहा है, अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, चिप का शॉर्टेज हो रहा है, तो देखो सारे मोबाइल फोन्स जो मेकर्स हैं उन्होंने कीमत बढ़ा दी, बिकॉज सप्लाई कम हो रही है।
तो ओवर सप्लाई नहीं, ओवर सप्लाई से इन्फ्लेशन नहीं होता है, अंडर सप्लाई से होता है, तो दिस इज रॉन्ग। रिडक्शन है टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी का इकोनॉमी इवन एज मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन चिप एंड अदर एसेंशियल कमोडिटी की एक्टिविटीज में, कि हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, और प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड तो बढ़ी हुई है, तो इन्फ्लेशन होगा वहां पे। सो द राइट ऑप्शन इज ए। ये ट्रू है, ये गलत है। 19th, consider the following statements about socialist economy. Socialist economy, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। आज की डेट में कोई भी प्योर सोशलिस्ट प्योर कैपिटल नहीं है, सब के सब मिक्स्ड है, हाइब्रिड। इट एम्फेसाइज द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कलेक्टिव ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की कलेक्टिव ओनरशिप है। Its only central goal है to attain economic efficiency by most optimum utilization of factors of production। मतलब आपको इकोनॉमिक एफिशिएंसी लानी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का करके। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? सी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, यहाँ पे जो ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिव होती है, सोसाइटी की होती है। और जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होती है उसमें स्टेट की हो जाती है ऑनरशिप, गवर्नमेंट की ऑनरशिप हो जाती है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कलेक्टिव ऑनरशिप है, ट्रू। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज यहाँ इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं होगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं, यहाँ सोशल एफिशिएंसी होती है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो कैपिटल वर्ड में होती है कि जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है हम वही करेंगे, यहाँ वो करते हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं, सोशलिस्ट एफिशिएंसी। सो दिस इज रॉन्ग, और पूछा भी इनकरेक्ट था, सो दिस इज बी। ओके, ये ट्रू है, ये गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, बी। 20th, ये न्यूज़ में है काफ़ी, अशोक दलवाई कमेटी। अशोक दलवाई कमेटी, अब बताओ ये कमेटी का पर्पस क्या है, मैंडेट क्या है? फार्मर इनकम को डबल करें, जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो रिव्यू करें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी के लॉज को। क्रिमिनल लॉज बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म्स क्रिमिनल और इलेक्टोरल भी जो ट्रबल है उसको भी रिफॉर्म लाना ज़रूरी है। तो अशोक दलवाई कमेटी क्या है? जो अशोक दलवाई कमेटी है, अशोक दलवाई कमेटी इज प्राइमरली फॉर दिस डबलिंग फार्मर्स इनकम। ऐसे कौन से अलाइड एक्टिविटीज लाएं, रिफॉर्म्स लाएं कि जो फार्मर्स है एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल हो, डबल हो फार्मर्स इनकम, अशोक दलवाई कमेटी। सो दिस कंप्लीट्स इकोनॉमिक्स। अभी हम आते हैं करंट अफेयर्स में। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है साइबर, साइबर इन पुलिसिंग टूल्स, आईसीटी इन पुलिसिंग विद रेफरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सीसीटीएनएस। इससे क्या है, पूरे देश के जितने भी थाने हैं वो सब नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक यहाँ पे किसी का रिपोर्ट आया तो वो सब थानों में मिल जाएगा। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, तो इससे पुलिसिंग एफिशिएंट हो जाएगी। इसमें दो स्टेटमेंट है। इट इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है क्या सीसीटीएनएस का, और ये ई गवर्नेंस प्लान के अंदर है। इट्स गोल इज टू मेक द पुलिस फंक्शनिंग सिटीजन फ्रेंडली एंड मोर ट्रांसपेरेंट। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है ना, इसको आप गलत नहीं कर सकते। मतलब अगर गलत करोगे तो सीसीटीएनएस का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को यू कैन नॉट मेक रॉन्ग, कि पुलिस का काम ही है सिटीजन फ्रेंडली एंड मोर ट्रांसपेरेंट। तो सीसीटीएनएस अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो सीसीटीएनएस होना ही नहीं चाहिए पहली दफे। तो दिस हैज टू बी ट्रू। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है, दोनों ट्रू है यहाँ पे, दिस एंड दिस। ये इंपॉर्टेंट है, पुलिसिंग और दिस सर्वेलेंस एंड दिस यूज ऑफ दिस आईसीटी एटसेट्रा इंपॉर्टेंट। 22, कुछ ही दिन पहले साइबर ऐसा आया था, सोलर विंड हैक हैव बीन इन न्यूज रिसेंटली। ये क्या है? जैसे अभी पेगासस चल रहा है ना, ऐसे सोलर विंड्स हैक चल रहा था। साइबर थेफ्ट है अटेम्प्टेड ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस इजराइल नहीं चाहते हैं ईरान न्यूक्लियर बने, तो क्या यहाँ पे अटैक हुआ था, साइबर थेफ्ट। साइबर अटैक हुआ था यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज पे। पोटेंशियल मेथडोलॉजी है, तरीका है फॉर एक्सप्लॉइटिंग सोलर एंड विंड एनर्जीज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो मतलब बोगस है, सोलर एंड विंड एनर्जी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कोई मेथडोलॉजी नो, यहाँ हैक लिखा है। डिवाइस टू रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंटरिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है ये दोनों स्टेटमेंट्स, कि यहाँ सोलर लिखा है तो आप इधर भी तुक्का मार दो, नो, ये गलत है, ये भी गलत है।
ये जो है ना, ये यूएस गवर्नमेंट पे हुआ था, जो सप्लायर्स के हैं उनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैक किए, और ये हुआ दिस सोलर विंड अटैक, सोलर विंड्स अटैक। तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेफगार्ड करना जरूरी है, ये इस चीज को हाईलाइट करता है। सो द राइट आंसर इज बी। AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। इट रेफर्स टू फिनोमिनन ऑफ ह्यूमन बॉडी अक्वायरिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स हमारे ऊपर असर ही नहीं कर रही है। तो AMR वो है क्या? इट ओनली अकर्स इन केस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीजेस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो डिसीजेज होती है तो वहां पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है। सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट क्या है। अब सी, यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो लिखा है बैक्टीरियल, और यहाँ लिखा है एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल तो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एनीथिंग। एंटी माइक्रोबियल है, माइक्रो साइज के हैं ये, 10⁻⁶। तो इट इज नॉट नेसेसरली कि ओनली बैक्टीरिया होगा, तो दिस इज रॉन्ग। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको आप फिर से पढ़ो। यहाँ क्या लिखा है? रेफर्स टू अ फिनोमिनन ऑफ ह्यूमन बॉडी अक्वायरिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। नो, ये जो माइक्रोब्स हैं उनमें रेजिस्टेंस हो जाता है एंटीबायोटिक का। तो जो माइक्रोब्स हैं वो किल नहीं कर पाती एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक माइक्रोब्स में एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उसके बाद हमें और हायर डोज देना पड़ता है एंटीबायोटिक्स का। दैट इज वाई ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट डिस्करेज करती है। तो ये गलत है, ह्यूमन बॉडी नहीं, माइक्रोब्स में रेजिस्टेंस होता है, और ये भी गलत है, नॉट ओनली बैक्टीरिया, एनी एंटी माइक्रोबियल। सो दिस इज डी। 24th है ऑपरेशन ट्राइडेंट, इंडियन नेवी का नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट, it was an offensive operation launched by Indian Navy on Pakistan port city of Karachi during the Indo-Pakistan War of 1971, और इसमें सीवियर डैमेज किया था यहाँ पे इंडियन नेवी ने। उनका वैलर एंड दिस परफॉर्मेंस एक्सेलेंट था। INS विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडियन नेवी टुक पार्ट इन द ऑफेंसिव ऑपरेशन, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। ये जो कराची और इधर जो था, कराची यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ के पोर्ट पे, और यहाँ जो बांग्लादेश था फॉर्मर दिस ईस्टर्न पाकिस्तान, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था इस INS विक्रांत ने इसकी सप्लाईज को। एक्सेलेंट। बट ये जो INS विक्रांत है ना, ये पुराना वाला है, रिटायर हो गया। अभी एक नया भी INS विक्रांत सेम नाम से एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है, testing and all. So these two statements are true. Consider the following statements regarding the e-Sanjeevani platform. e-Sanjeevani platform. e-Sanjeevani, संजीवनी क्या है? हनुमान जी संजीवनी लाए थे, तो ये कुछ मेडिसिन होगा, और जहां ई लग जाता है वहां पे टेलीमेडिसिन समथिंग हो जाता है। It is an independent browser-based application facilitating both browser-based application doctor to doctor and patient to doctor teleconsultation. तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, डॉक्टर डॉक्टर भी बात कर सकते हैं, डॉक्टर पेशेंट भी बात कर सकते हैं टेली ई संजीवनी में। ये जो प्रोग्राम है वो बनाया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये जो सीडैक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। इस टाइप के जो इनिशिएटिव्स हैं प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, इसमें इसका बड़ा एक्टिव रोल होता है। जैसे NPCI देखते हैं ना अपन पेमेंट्स वगैरह में, ऐसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ऑल राइट, सो दिस कंप्लीट्स अवर 25 MCQs in 25-30 minute. All right, so tell your score, and thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be